अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था और मैट्रिसेस में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह थे वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है जो हम पहले इस वीडियो में 2-3 मिनट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो मुझे लगा ऐसा जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जो कि 11th और 12th की किताब में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जब हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं वहाँ पे हमें वो कंसेप्ट मिलता है। तो वो छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी हम देखेंगे। सिंपल है, आसान है, इसलिए मैंने वो भी इसमें रखा है। क्या पता क्वेश्चन वहीं से आए। और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? बेसिकली हमें ट्रेस बताना है। देखो क्या होता है कि अगर आपके पास, आराम से समझेंगे इसको, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है इस तरह से 2 4 6 1 3 2 1 5 4, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये बात भी जहन में रखना है कि ट्रेस जब भी हम निकालेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। होता क्या है? ये होता ये है कि सम ऑफ, आपको क्या करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका सम करना है। तो ये होते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, ये होते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट्स। इस तरह से कोई अगर इस तरह से लेगा वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे। बेसिकली डायगोनल एलिमेंट हम कहते हैं जिस पर 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होगा। इस तरह के एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनका अगर हम सम यहाँ पर लेंगे 2 + 3 + 4 दैट इज़ 9, तो 9 हमारे पास ट्रेस होगा। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये भी मैंने आपको बताया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो होता क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक जो एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं ये समझाता हूँ कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। डिफरेंस इसमें यह है कि जब हम मैट्रिक्स लेते हैं तो हम इस तरह से क्लोज ब्रैकेट्स लेके लेते हैं, और जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन उसको लेंगे। जैसे हम मॉड लेते थे, जिस तरह से हम मॉड लेते हैं इसी तरह से हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी लेते हैं, लेकिन इसको हम मॉड नहीं कहेंगे, इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे। और ये क्या होता है, ये मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होगी। लेकिन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। क्या होता है? ये एक वैल्यू होता है। ठीक है, जिस तरह से हम ये पढ़ते थे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि ये खुद एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स ऐसे ही लिखी जाती है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। और डिटर्मिनेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इस डेल्टा से भी इसको डिनोट करेंगे। तो इस तरह से भी हम डेल्टा या डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब होता क्या है वो बात यहाँ पर समझे। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स इस तरह से लेता हूँ, एक मैट्रिक्स लेंगे 2 4 3 6। ये एक मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स? 2 × 2, मतलब जिसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। और ये भी याद रखना, डिटर्मिनेंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। बाकी कोई भी मैट्रिक्स अगर आएगी उसका डिटर्मिनेंट हमें नहीं निकालना है, ना उसका निकलेगा, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। अब होता क्या है डिटर्मिनेंट, देखो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, तो याद रखना सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल करना है, माइनस इन दोनों का मल्टीपल करना है। दैट इज 2 × 6 12 होगा, और माइनस करेंगे 4 × 3 12 होगा। सो 12 - 12 0 आ गया, तो 0 यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा। अगर एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर 2 6 1 2, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो बीच में माइनस रखेंगे। याद रखना 2 × 2 4 होता है, माइनस आएगा, 6 × 1 6 होता है, तो 4 - 6 -2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिटर्मिनेंट होता है ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये रियल नंबर भी हो सकता है, ये कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो आई बात समझ में, 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे।
टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो, ए आई जे कोई भी ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या होगा एन, ठीक है, मतलब एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर एन होगा। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, हम उस जो मैट्रिक्स होगी उसके साथ हम एसोसिएट एक नंबर कर सकते हैं, मतलब उसका एक वैल्यू होगा, वो रियल भी हो सकता है, वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। होता क्या है वो, ए आई जे इक्वल टू आई कामा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, तो आई और जेथ एलिमेंट यही होता है। देखो जब हम 3x3 मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये मैंने पहले आपको बताया 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपके पास एग्जाम में 4 आपको मैट्रिसेस दी जाएंगी 2x2 की, और आपको मैच करना होगा उनका डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से इस पर एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर एक रिमार्क है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जब भी आप वो ये है कि फॉर मैट्रिक्स ए ये जो होता है इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैंने ये भी कहा डिटर्मिनेंट हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ये मॉडुलस नहीं होता है। और दूसरी बात डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया क्या होता है और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स होगी। लेकिन मैट्रिसेस हम जानते हैं बहुत सारी टाइप्स की होती है। अगर एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 1 ऑर्डर होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो कोई भी मैट्रिक्स हम लेंगे, इसमें एलिमेंट हम रखेंगे 4, ये हमारे पास क्या है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 1:1, मतलब इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1:1, इसमें रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 वो 4 ही होगा, ठीक है। तो ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब इसी तरह से अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगी तो कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको पहले बताया। देखो 1 6 9 8, इसका निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट, इस तरह से लिखेंगे 1 6 9 8, ये होगा डिटर्मिनेंट। किसके बराबर होगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है 6 को 9 के साथ, 8 × 1 8 होता है, माइनस 6 9 आर 54 होता है, तो क्या होगा 54 - 8 दैट इज -46, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। तो 2x2 मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई, 1x1 आपको समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की तरफ से, जो कि है 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इस तरह से मैं डायरेक्ट लेता हूँ एक डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स, इस तरह से 1 4 3 2 1 3 2 1 4 लेंगे, 1 6 2, ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स। देखो दो बातें यहाँ पर याद रखना। पहली बात आपको क्या रखनी है याद, वो ये है कि अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें 0 भी आता है, क्या होता है जिसमें 0 भी आता है, कोई एक ऐसा रो होगा जिसमें 2 जीरोज होंगे, कोई रो होगा जिसमें 1 0 होगा, या कोई कॉलम होगा 1 0 होगा। देखो जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे तरीके से किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो अगर जिस रो में ज़्यादा 0 होंगे अगर आप उससे स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे क्या होगा जब आप 0 से मल्टीपल करेंगे तो वो 0 ही होता है, तो उससे क्या होता है वो 0 से मल्टीपल करना वहाँ पर, मतलब अगर हम नहीं भी करेंगे तो मतलब डिटर्मिनेंट अच्छे तरीके से निकलेगा। देखो अब क्या करना है, पहले इस 1 को लिखना है, लिखा हमने ये 1, याद रखना क्या लिखा हमने, इस 1 को हमने लिखा है। अब इस 1 को लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसके अपोजिट में जो रो आएगा, मतलब ये जो 1 होगा, ये रो और ये कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। समझने के लिए कैंसिल होके वहाँ पर क्या बचेगा 1 4 6 2, तो इसको इस तरह से लिखना है 1 4 6 एंड 2, डिटर्मिनेंट इस तरह से। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, इसके बाद सिंपली आपको लिखना है इस 4, ये जो 4 होगा मैंने मतलब स्टार्ट किया कहाँ से, रो से। अब हम इस 4 को लिखेंगे लेकिन इसको माइनस लिखेंगे -4, और -4 में जो भी रो और कॉलम आता है उसको हम डिलीट करेंगे, तो ये रो आएगा और ये कॉलम आएगा, हमारे पास बचेगा 2 4 1 2 2 4 1 एंड 2। फिर आखिर में +3 लिखेंगे। देखो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो ऐसे चलना है, एक ही रो या एक ही कॉलम से करना है, किसी भी कॉलम से किसी भी रो से आप शुरू कर सकते हैं। अब ये जो 3 होगा
ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2116 आएगा, 2116। अब हमें निकालना है यहाँ से डिटर्मिनेंट। ये 1 लिखेंगे पहले। अब इनका डिटर्मिनेंट हम जानते हैं 2 क्रॉस 2 का, 2 इंटू 1 होगा, 6 इंटू 4 होगा, दैट इज 2 माइनस 6 4 24 होगा। -4 से करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 2 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 आएगा, +3 यहाँ पर और यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 6 2 12 -1 होगा, 12 इंटू -1 होगा। अब 24 माइनस 2 क्या होता है, -22 होगा, ये 0 होगा, 4 माइनस 4 इज 0 और 0 इंटू 4 0 ही होगा, तो -0 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 माइनस 1 दैट इज 11, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर 11 3 33। अब ये +33, ये -22 होगा, तो कितना बचेगा, 8 + 3 दैट इज 11, तो हमारे पास आंसर आ गया 11। तो 11 हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा। आई बात समझ में? तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया किस तरह से करना है। देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ से शुरू कर सकते, आप अगर पहले आपने 1 लिया है फिर आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे, ये कॉलम ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। आई बात समझ में? तो अब हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर कोई सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही से बनेगा, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ 5-6 है इसमें, इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें भी 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो स्टार्ट करेंगे पहली प्रॉपर्टी से। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है, पहली प्रॉपर्टी बताती है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इससे पहले मैट्रिसेस में, ट्रांसपोज का, 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होता है 1 3 2 4। ट्रांसपोज मतलब जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब रोज की जगह हम कॉलम्स ले आएंगे और कॉलम की जगह हम रोज रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर रो क्या है 1 2, यहाँ पर कॉलम क्या है 1 2, पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो 3 4 था, यहाँ पर दूसरा कॉलम 3 4 आ गया, तो इस चीज़ का नाम है ट्रांसपोज। क्या है इसका नाम, ट्रांसपोज, ये हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि देखो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, या इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। मतलब ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट सेम आता है, डिटर्मिनेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 1 आर 4, पहली वाली का 4 1 4 3 2 आर 6 दैट इज -2। अब इसका निकालेंगे 4 1 4 3 2 6, वो भी -2 आ गया। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि जब भी आप ट्रांसपोज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को या आप इंटरचेंज करेंगे रोज एंड कॉलम्स को, तो डिटर्मिनेंट विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा, पहली प्रॉपर्टी। अब देखो इसका क्या मतलब है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैंने बताया भी, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वेयर ए इज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। आई बात समझ में, ये है पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अब ये कह रहा है कि अगर आप, अभी हमने सारे रोज और सारे कॉलम्स को चेंज किया था और डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ी थी, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहती है कि अगर आप एक मैट्रिक्स में किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को, याद रखना 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, सारे कॉलम्स सारे रोज को नहीं बल्कि 2 कॉलम्स और 2 रोज को आप इंटरचेंज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा सिर्फ माइनस का। डिटर्मिनेंट सेम आएगा लेकिन माइनस में आएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर लिखेंगे 2 3 1 4 6, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, उनकी प्लेसेस को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से, तो क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट होगा
वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो ये मैट्रिक्स है, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2 2। अब क्या होगा, ये दो हम चेंज करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। अब इनका डिटर्मिनेंट और इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज निकालूंगा, किस तरह से, ये है 1, अब ये दो कैंसिल हो जाएंगे, 4 6 24, 24 माइनस 12 दैट इज 12 हो गया ये। फिर माइनस आता है -2, अब ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 18 माइनस 3 15 होता है। फिर हम 2 से करेंगे इसको, कैसे होगा, ये कैंसिल, 3 4 12, 12 माइनस 4 होता है 8। अब देखो ये कितना है, ये है 12 माइनस 30 प्लस 16, 12 माइनस 30 प्लस 16। अब 16 प्लस 12 क्या होता है, 16 प्लस 12 क्या था, 28, माइनस क्या है 30, 28 माइनस 30 क्या होता है, 28 माइनस 30 होता है -2। याद रखना क्या आया यहाँ पर, -2। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, देखो पहले 1 लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 12 माइनस 24 -12 होगा, ठीक है। फिर -2 लिखेंगे, ये कैंसिल, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 6 3 18, 18 माइनस 3 -15 आएगा। फिर इसको +2 लिखेंगे और इस रो से इसको कैंसिल करेंगे, क्या होगा, 4 इंटू 1 4 -12, 4 माइनस 12 -8 होता है। अब देखो ये है -12, माइनस माइनस प्लस 30 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 8 16 होगा। अब क्या होगा, 12 प्लस 16 क्या होता है, वो होता है -28, प्लस क्या है 30, प्लस है 30, 30 माइनस 28 प्लस 2 आएगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2। तो अगर ये पॉजिटिव होगा फिर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होगा ये फिर पॉजिटिव आएगा। तो इसका यही मतलब है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिसेस में दो कॉलम या दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे, सारे रोज़ को नहीं करना है, सारे कॉलम को नहीं करना है, सिर्फ दो रोज़ को या दो कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना है, तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट में फ़र्क सिर्फ माइनस का पड़ेगा और किसी चीज़ का नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगा लेकिन माइनस में आएगा। यह है इसमें दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पर जाएंगे, क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहे हैं, पिछली बार इसी प्रॉपर्टी से सवाल आया था। अब देखो क्या है ये, वो सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 3 6 0 4 8 1 3 6। अब इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे रो 1 जो है और रो 3 जो है ये क्या है, आइडेंटिकल मतलब सेम, डिटो सेम है, 1 1 3 3 6 6। तो इसमें क्या है, ये सेम है। कह रहा है कि जब भी आपके पास ऐसी मैट्रिक्स हो जिसमें आपके पास दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा देट विल बी इक्वल टू 0। सिंपली वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से आएगी 2 6 8 1 4 3 2 6 8, तो आप आंखें बंद करके इसका आंसर 0 लिखेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा। यह है प्रॉपर्टी नंबर 3, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आगे जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे क्या है ये। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, याद रखना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अब कह रहा है कि देखो आपके पास कोई भी इस तरह से मैट्रिक्स है 2 1 3 4 2 6 1 4 8। अब अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम को, याद रखना, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे इस तरह से, मैं समझता मतलब यहाँ पर हम करेंगे पहला जो रो होगा इसमें हम के से मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगा 2 के 1 के 3 के, बाकी सेम आएगा, 4 आएगा 2 आएगा 6 आएगा 1 4 एंड 8 आएगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ है जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकलेगा
जो भी डिटर्मिनेंट होगा, जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा वो वही होगा, डिटर्मिनेंट सेम होगा, लेकिन बस बात ये होगी कि ये जो के होगा ये के भी उसमें मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये के उसमें मल्टीपल हो जाएगा, बस ये चीज़ यहाँ पर बता रही है। तो यह है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आपके पास अगर इस तरह से मैट्रिक्स आएगी, फिर आपको दूसरी मैट्रिक्स इस तरह से आएगी, इसका डिटर्मिनेंट गिवन होगा, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ किसी नंबर से हम इसको मल्टीपल करेंगे, किसी रो किसी कॉलम को, बताओ उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आपको उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, बल्कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा इसको मल्टीपल करना है उस नंबर से जो वो कह रहा होगा, जो वो कांस्टेंट होगा, जो भी नंबर वो होगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आगे जाते हैं प्रॉपर्टी। अब पहले यहाँ पर देखो, इस प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, इससे हमें यहाँ पर दो रिजल्ट सामने आते हैं, मतलब दो बातें हमें यहाँ पर समझ में आती है। पहली बात, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट होगा, आप किसी भी, क्या, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से कोई भी नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको पहले आपको सारे नंबर्स में या सारे एलिमेंट्स में, सारे मेंबर्स में सेम नंबर होगा फिर आप कॉमन निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक कॉलम से भी निकाल सकते हैं, एक रो से भी आप कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर था प्रॉपर्टी नंबर 4 में, अगर हम यहाँ पर के है, इस के को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर ये नंबर जो बाकी दो रोज़ है उसमें के नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस के को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, मतलब इन द सेम रेशो, देन इट्स वैल्यू 0। अब याद करो कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो रोज और दो कॉलम्स, दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो उसका वैल्यू 0 होगा। क्या होगा, 0। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो रोज या कोई भी कॉलम्स आपस में प्रपोर्शनल हो, आपस में प्रपोर्शनल हो, तो इसका क्या मतलब है, प्रपोर्शनल का मतलब क्या है, आइए इस चीज़ को पहले समझेंगे। देखो प्रपोर्शनल का मतलब यहीं पे समझाता हूँ। प्रपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स है 1 2 4, 1 2 4, यहाँ पर 0 3 6 लेंगे, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 4 8, क्या लेता हूँ 2 4 8। अब देखो यहाँ पर पहले इस मैट्रिक्स को देखना पड़ता है, क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है। अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, पहले रो को पहले रो को लास्ट रो के साथ मतलब रेशो निकालेंगे, तो क्या आएगा 1/2। देखो 1/2, यहाँ पर 2/4 वो भी 1/2 होगा, 4/8 वो भी 1/2 होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी याद रखना वो 0 ही होता है। क्या होता है, वो 0 होता है। भले ही या तो दो रोज या दो कॉलम्स सेम होने चाहे, आइडेंटिकल होने चाहे, या दो रोज और दो कॉलम्स क्या होने चाहे, प्रपोर्शनल। ठीक है, तो भी उसका वैल्यू 0 ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, लेकिन यहाँ पर देखो पहले इस चीज़ को, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या निकालेंगे, इसको ऐसे करेंगे 1 0 2, फिर नहीं, उस तरह से नहीं करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स को देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फिर जाके आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ऐसा नहीं करना है एग्जाम में कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आएगी और आप सीधा उसका डिटर्मिनेंट निकालने लगोगे, उस तरह से आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और जब उसमें इस तरह के नंबर्स होंगे, यहाँ पर आपको सीधे देखना है कि ये नंबर पहला और लास्ट ये क्या है, आपस में प्रपोर्शनल। 17 देखो 1, अगर हम इस तरह से लिखेंगे 17/1 0 2 3/ये 6/36, तो 1/तकरीबन 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट सीधे सीधे 0 होगा। तो इस तरह से आपको मैट्रिसेस को देखना है, डिटर्मिनेंट को देखना है, फिर जाके उनको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टेट्स क्या, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। अब कुछ भी समझ में नहीं आया। अब इसका मतलब देखिए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, या डिटर्मिनेंट लेंगे डायरेक्ट, आपके पास है इस तरह से 2 + k 3 + 5k
4 + 2k, फिर होगा 2 5 6 1 3 9। इस तरह से डिटर्मिनेंट है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। कैसे? पहले आप इस तरह से लिखेंगे 2 3 4, बाकी नंबर सेम आएंगे 2 5 6 1 3 9, फिर प्लस करेंगे क्या जो यहाँ पर हमने नहीं लिखा, k 5k 2k, बाकी ये नंबर्स वापस आएंगे 2 5 6 1 3 9। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। तो यही है प्रॉपर्टी नंबर 5। आई बात समझ में? अब एग्जांपल भी देखेंगे। देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, यहाँ पर a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3। तो हमने इसको कैसे लिखा? पहले हमने ए की फॉर्म में लिखा, मतलब a1 a2 a3 लिखा है, फिर प्लस करके ये लैम्डा यहाँ पर लिखा है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखना है। पहली जो 4 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, अगर आप मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट के मतलब रो में या कॉलम में आप डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडिड, then value of determinant remains the same, that is the value of determinant remains same if we apply the operation। ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब हमने क्या किया है, जो पहला रो जो था इसमें हमने मल्टीपल और ऐड किया। ठीक है, मल्टीपल और ऐड किया। क्या किया मल्टीपल? जब हमने ये जो C1 है, C1 को हमने K मल्टीपल किया, C2 को हमने K मल्टीपल किया, C3 को हमने K मल्टीपल किया, फिर जाके हमने क्या इस पर एक ऑपरेशन किया। कौन सा ऑपरेशन? कि हमने लिया जो पहला एलिमेंट है उसमें हमने प्लस K टाइम्स C1 किया, इसको हमने प्लस K टाइम्स C2 किया, इसको प्लस K टाइम्स C3 किया है। अब प्रॉपर्टी कह रही है कि ऐसे करने से डिटर्मिनेंट पर असर नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो बहुत कम समय में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो विद इन सेकंड्स हमारे पास वो आंसर आता है जब हम यूज़ करते हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो जब हम देखते हैं इन क्वेश्चन को हमें लगता है कि शायद ये मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब हम याद करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, उनका यूज़ करते हैं, तो ये देखते ही ये सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या है क्वेश्चन, रिजल्ट क्या है कि इन जनरल हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू K टाइम्स बी, वायर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, हमारे पास ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, दोनों का ऑर्डर सेम है। देन अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखो ए किसके बराबर है, K टाइम्स बी। अब अगर ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या होता है, वो बराबर होता है K पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। इससे क्या होता है, मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि K क्या है, K कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, तो यह स्केलर है। अब यहाँ पर क्या है, n क्या है, n ऑर्डर है, ऑर्डर ज़रूर यहाँ पर देखना है। तो वो जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर इस K में क्या होगा, इसके पावर में आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो यह है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी याद रखना है। अब यहाँ से देखो, इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे तभी जाके हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। इस तरह से हम लेंगे 3x3, यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देन हमें बताना है के ए क्या होगा, बताओ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, तो वो 3 कहाँ पे आएगा, 3 इस के पावर में आएगा। फिर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, वो होगा k³ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, k³ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगी जो हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते पहले यहाँ पर एक और, अच्छा ये क्या है, ये यही है।
फॉर एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हमारे पास आएगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस मीन्स द स्केलर गेट्स के गेट्स मल्टीप्लाइड एन टाइम्स, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा है, क्वेश्चन भी किया है और रिजल्ट भी मैंने आपको बताया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, जो इसमें कंसेप्ट आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का कंसेप्ट इसमें आता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का कंसेप्ट आता है। अब क्या होता है माइनर्स, क्या होता है कोफैक्टर्स, इस बात को हम समझेंगे। देखो पहले क्या क्या लिखा है यहाँ पे, अभी समझाता हूँ। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जब भी हम माइनर निकालेंगे हम निकालते हैं एलिमेंट का, जो मैट्रिक्स होती है या डिटर्मिनेंट होता है 2 4 होगा 6 8 होगा, हम क्या करते हैं, हम नंबर्स का, ये जो एलिमेंट होंगे इनका होता है माइनर। तो माइनर क्या होता है, वो इन एलिमेंट्स का माइनर होता है, जो भी फिर होगा वो होता है हमेशा नंबर्स का। माइनर ऑफ इन एलिमेंट ए आई जे कोई भी एलिमेंट होगा, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में इज द डिटर्मिनेंट, वो भी डिटर्मिनेंट ही होता है। आई बात समझ में। तो जब हम इसका माइनर निकालेंगे वो क्या होता है, वो भी कहता है कि वो भी डिटर्मिनेंट ही होता है। लेकिन कैसे फाइंड आउट करें, उसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय डिलीटिंग। जब हम डिलीट करते हैं इट्स, उसका ith रो एंड jth कॉलम, उसका वो जिस रो में वो आता है, जिस कॉलम में वो आता है, ठीक है, तो वही होता है उसका माइनर। इन विच एलिमेंट्स ए आई जे लाइज, माइनर ऑफ इन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। क्या होता है, एम आई जे, एम का मतलब माइनर ऑफ आई जे मतलब वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 लेंगे तो इसका मतलब ये जो 1 होगा ये क्या होगा, ये A11 होता है, A11 होता है, इसका माइनर होगा M11, फिर वो क्या होगा वो हम निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि माइनर निकलता कैसे है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेंगे या डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लेते हैं, 2 6 9 4, इसका हमें क्या निकालना है, माइनर। माइनर किसका होगा, 2 का अलग होगा, 6 का अलग होगा, 9 का अलग होगा, 4 का अलग होगा। तो अगर हम M11 निकालेंगे, M11 मतलब 2 का, ठीक है, M11 क्या है 2, इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसका जो रो होगा, जिस रो में ये आता है, जिस कॉलम में ये आता है, उन्हें डिलीट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करना है, बचेगा क्या 4। तो ये जो 4 होगा यही इसका माइनर होगा, क्या होगा, यही इसका माइनर होगा। अगर हम 6 का निकालेंगे, माइनर ऑफ 6, तो 6 का क्या होगा, 6 का जो रो होगा, 6 का जो कॉलम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 9 बचेगा। तो इसका माइनर होगा 9। आई बात समझ में। अब बताओ 9 का क्या होगा, 9 का माइनर क्या होगा, 9 के कॉलम को, 9 के रो को कैंसिल कर दो, वहाँ पर 6 बचेगा, तो इसका माइनर 6 होगा। अब इसी तरह से 4 जो होगा, इसका माइनर क्या होगा, इसका रो कैंसिल करना है, इसका कॉलम कैंसिल करना है, बचेगा 2। तो 4 का क्या होगा 2। तो जो अब हमारे पास ये आएगा मैट्रिक्स, माइनर की मैट्रिक्स, दैट इज 4 9 6 2, 4 9 6 एंड 2। तो ये होगी हमारे पास माइनर्स। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूं कि माइनर्स आपने समझ लिया है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स होगी या डिटर्मिनेंट होगा, उसका माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करें। यह है 2 4 3 1 2 3 6 4 9। अब हमें इनका क्या निकालना है, माइनर्स। क्या निकालने हैं, माइनर्स। तो कैसे निकालेंगे, तो माइनर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर होगा, इस 2 में जो रो आएगा या कॉलम आएगा उनको कैंसिल करो और इनका निकालो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 9 18, 18 - 12, 18 - 12 होता है 6, ठीक है, 18 - 12। तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा 6। 4 का क्या होगा, अगर हम 4 का निकालेंगे तो 4 का रो 4 का कॉलम कैंसिल करके हमारे पास 9 × 1 9, 6 3 are 18, दैट इज़ -9 आएगा। तो इसी तरह से आप 3 का भी निकाल सकते हैं, 1 का निकाल सकते हैं, 2 का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम माइनर्स निकालते हैं। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से जो एलिमेंट होगा A22 एलिमेंट, उसका माइनर क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि A32 का जो A32 होगा उसका माइनर निकालोगे तो आप क्या करेंगे, पहले A32 निकालेंगे, ये क्या कौन सा एलिमेंट है। तो A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 होगा। तो 4 का आप निकालेंगे डायरेक्ट माइनर, क्या होगा,
ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, 2 1 3 3 बचेगा, 3 2 6 होगा, माइनस 3 1 3 होगा, तो आपके पास माइनर आएगा 3। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कोफैक्टर की। देखो, कोफैक्टर को निकालने के लिए आपको पहले माइनर आना चाहिए। ठीक है, तो माइनर आने से पहले आपको डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की। तो क्या होता है कोफैक्टर? देखो, कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है -1 टाइम्स I प्लस जे लिखना है, फिर MIJ लिखना है। क्या लिखना है? MIJ। अब इसको समझेंगे, ये मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन निकालते कैसे वो समझे। यहाँ पर देखो, कोई भी हम यहाँ पर लेंगे, हम पहले लेंगे यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स 2 4 6 8, इसी से समझेंगे। पहले हम निकालेंगे को माइनर्स, तो 2 का माइनर होगा 8 डायरेक्ट, 4 का क्या होगा? 4 का माइनर होगा ये कैंसिल 6। अब 6 का क्या होगा? 6 का होगा ये 4, और 8 का क्या होगा? 8 का होगा ये कैंसिल 2। ये हमारे पास क्या आ गए? माइनर्स। ठीक है, ये है हमारे पास माइनर्स। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, पहला A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, मतलब इस 2 का कोफैक्टर क्या होगा? ये होता है माइनस टाइम्स। क्या होता है? माइनस टाइम्स क्या होगा? 1, -1। फिर क्या आएगा इसमें? I प्लस जे का मतलब है ये कितना है? I क्या है? 1, जे भी क्या है? 1। इन दोनों का ऐड करना है। ऐड करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। आई बात समझ में? I J मतलब ये जो यहाँ पर होगा 1 I एंड J, इन दोनों को ऐड करना है। फिर लिखना है MIJ, M11। तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, M11 क्या है? M11 है 2, यहाँ पे 8 यहाँ पर, तो इसका कोफैक्टर 8 ही आएगा। आई बात समझ में? 8 ही आएगा। अब अगर आपके पास A12 निकालना होगा, मतलब दूसरा एलिमेंट 4 है, तो क्या होगा? डायरेक्ट देखो, अब 2 + 1 क्या है? 3। जब हम 3 करेंगे पावर माइनस में तो माइनस ही आएगा, इसीलिए हम माइनस लिखेंगे। फिर क्या आएगा? M12 क्या है? M12 इज 6, तो 6 आ गया। अगर हम A13 निकालेंगे, अगर हम A21 निकालेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, तो मतलब 6 का 2 + 1 क्या है? 3 को पावर करेंगे माइनस में तो माइनस ही आएगा, लिखना नहीं है 1। फिर एलिमेंट क्या आएगा? ये कैंसिल, या यहीं पर हमने निकाला है वो है 4, तो -4 आएगा। आई बात समझ में? तो इसके बाद A22 निकालेंगे, तो A22 में क्या आता है? 2 + 2 = 4, तो माइनस के ऊपर 4 आएगा, तो वो प्लस ही होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आखिर पर 2 आएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। पहला क्या है? 8 -6, फिर है -4, फिर है 2, फिर क्या है? 2। ये हमारे पास आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या आ गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स। याद रखना, ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। यहाँ पर पहली ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, अब हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आ गई। इन दोनों में अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स होगी, आप डायरेक्ट, आपको ना माइनर निकालना होगा ना आपको कोफैक्टर निकालना होगा, आप डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स उसकी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये 2 4 6 8 होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई? ये जो दो एलिमेंट्स होंगे 2 और 8, ये रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 की जगह 8 आएगा, 8 की जगह 2 आएगा। अब ये जो दोनों होंगे, ये भी क्या होंगे? ये भी चेंज होंगे, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई, ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें क्या है। तो ये है छोटी सी इसमें कंसेप्ट माइनर और कोफैक्टर का। आप देखो यहाँ पे नोट हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो। अब क्या कह रहा है? देखो, अगर हम इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स, अगर हम जो एलिमेंट्स होते हैं किसमें, जो हमारे पास मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उनको कोफैक्टर से मल्टीपल करेंगे, किन से करेंगे? कोफैक्टर से मल्टीपल करेंगे एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम क्या होता है? जीरो होता है। देयर सम इज जीरो। इसका क्या मतलब है? देखो, A11 क्या है? ये मतलब मैट्रिक्स होगी गिवन, उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स A21 से मल्टीपल करेंगे, प्लस
A12 मैट्रिक्स का जो ये होगा पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, उसको हम A22 से मल्टीपल करेंगे। इसी तरह A13 को A23 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर 0 आना है। आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। या अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे A11 को A23 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, या A12 होगा इसको मल्टीपल करेंगे A32 से मल्टीपल करेंगे, या A13 को A23 से मल्टीपल करेंगे, 21 से मल्टीपल करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर आप A11 सेम एलिमेंट को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को A12 प्लस A13 करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर आता है, ठीक है। वो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट के बराबर। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद एक और कंसेप्ट इसमें आता है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट का कंसेप्ट और इनवर्स का कंसेप्ट आता है। और ये जो हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो ये हम किसके बाद पढ़ते हैं? ये हम इसी जो हमने अभी पढ़ा है माइनर एंड कोफैक्टर, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। ये सारा कुछ कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मतलब अगर आप डायरेक्ट चाहते हो कि हम एडजॉइंट पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको ज़रूरी है माइनर्स पढ़ना। तो इसीलिए आपको ये सारे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। देखो क्या होता है, अगर आपको इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है? इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट पढ़ना है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, दैट इज ए इनवर्स निकालना है, वी शैल फर्स्ट डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें मालूम होना चाहिए एडजॉइंट क्या होता है और एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है? द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैंने पहले आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए हर जगह क्या आ रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A = AIJ n क्रॉस n ऑर्डर के साथ, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n। अभी हमने, अगर आपको याद होगा, हमने क्या किया? हमारे पास एक मैट्रिक्स थी इस तरह से, हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से निकाला, फिर हमने ईच एलिमेंट का माइनर निकाला कि नहीं? बिल्कुल निकाला। फिर माइनर के बाद हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गई कि नहीं? बिल्कुल। अब कह रहा है कि अगर हम इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें, क्या करेंगे? इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो जो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर ये समझो, अभी हम यही कह रहे थे। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली थी, ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स ये निकाली थी। अगर हम यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होगी, कौन सी? ये मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 8 -4 -6 एंड 2। ये जो मैट्रिक्स होगी इसको कहा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। आई बात समझ में? सिंपल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या होती है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल है। तो आगे जाते हैं। आगे इसमें क्या है? फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एडजॉइंट ऑफ ए कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग A11 एंड A22 एंड बाय चेंजिंग साइन्स ऑफ A12 एंड A22। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी, आप उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? आपको सिर्फ क्या करना है, देखो ये जो A11 है इसकी जगह इसको रिप्लेस करना है, मतलब A22 लिखना है। फिर ये जो होगा, ये दोनों, इनका साइन चेंज होगा बाय चेंजिंग साइन ऑफ A12 एंड A21। ठीक है, तो A22 यहाँ पे आएगा, A11 आखिर में आएगा। ये जो A12 है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पर A21 आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उसका आप इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे, लेकिन 2 क्रॉस 2 में आप
आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम जाएंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या है कि कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, कुछ भी, मतलब एन उसका ऑर्डर होगा, देन कह रहा है कि जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट निकालेंगे उसको ए से मल्टीपल, पहले ए आएगा फिर एडजॉइंट ऑफ ए, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और वो बराबर होता है ए इंटू आई। ठीक है, ए इंटू आई, और आई क्या होती है, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझाया? अब देखो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अगर आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, वो इक्वल होता है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीपल बाय ए करेंगे, वो इक्वल होता है ए इंटू आई। आई होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक और कंसेप्ट इसमें आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट था। ठीक है, लेकिन ये हमें कब पढ़ना था, जब हमें पता होता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट के बगैर हम इसको नहीं मतलब समझते। अब हमने डिटर्मिनेंट सीखा है, अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंपल बताता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर वो ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कोई भी और उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर ली है, एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। ए एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाले, क्या होगा, देखो 8 इंटू 1 क्या होता है 8, माइनस 4 इंटू 2 क्या होता है 8, क्या आ गया 0, तो क्या कहेंगे सिंगुलर। यहाँ पर देखें 4 इंटू 1 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, माइनस 2 आ गया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आई बात समझ में, तो यह है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर आपके पास कोई भी ए एंड बी कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, क्या है नॉन सिंगुलर, मतलब इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। आप सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर भी क्या है सेम, देन फिर कह रहा है कि ए बी एंड जो बी होगा, ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अगर सीधी सी बात है, अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नॉन ज़ीरो है। ठीक है, नॉन ज़ीरो है मतलब ना ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ना इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, ना इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। लेकिन फिर कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आप ए बी निकालेंगे या आप बी ए निकालोगे, ठीक है, तो दोनों क्या होंगी, ये दोनों भी नॉन सिंगुलर होंगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब कह रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इस तरह से आपके पास होगा, तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा, उसका डिटर्मिनेंट, उसको अगर हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, वो भी सेम ही होगा। ठीक है, ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट्स। उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उनको प्रोडक्ट करेंगे, वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करो ए बी को। ठीक है, तो जो वहाँ पर मतलब मैट्रिसेस आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, या अगर आप डायरेक्ट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे फिर बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीपल करना है, वो भी रिजल्ट सेम आएगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रिज़ल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अब ये रिज़ल्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा और ए बी होगी, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मल्टीपल करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज,
उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे या आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वो बराबर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल क्यूब। क्या आता है? होल क्यूब। फिर अगर हम इस डिटर्मिनेंट को यहाँ ले आएंगे, इसको डिवाइड लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट देखो क्या है। अब अगर हमारे पास जनरल में क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर 3। अब इसको समझो, ये भी यही बात है लेकिन दूसरे तरीके से लिखी है मैंने। इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। उससे एक कम, यहाँ पर ऑर्डर 3 था पहले, अब यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास ऑर्डर n होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1, इससे एक कम आता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात कि अगर आपके पास, इसको याद रखना है, दूसरी बात एस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। अब हम जाएंगे इन्वर्स पर। क्या जाएंगे? इन्वर्स पर। एडजॉइंट हमने सीखा, अब देखो इन्वर्स क्या होता है। देखो इन्वर्स के लिए पहली बात यह है कि क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इन्वर्टिबल तब होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या है नॉन सिंगुलर, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सिंगुलर होगी मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो समझ लो उसका जो इन्वर्स होगा वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब उसका इन्वर्स होगा ही नहीं। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने यहाँ पर समझो। मैंने बताया कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये ए क्या है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ भी होगा 0 नहीं होगा। तो ये जो ए होगी इसका हम इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है, इन्वर्स निकलता है। लेकिन दूसरी बात मैंने बताई, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इसका नो इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स नहीं होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपसे सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, बताओ इन 4 मैट्रिसेस आपके पास होंगी, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा बताओ इन 4 में से किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जल्दी से इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसका नहीं निकलेगा, जो नॉन 0 होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट आई क्या होता है, ऑर्डर क्या है 3, तो इसका मतलब वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा, क्योंकि वो एक कम आता है तो ए स्क्वायर आएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें क्या है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है। ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर क्या है 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट याद रखना, वो बराबर होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। समझाया? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या है। तो अब देखो आगे क्या है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 2 क्वेश्चन मैंने रखे, एक मैं करूँगा और दूसरा आप खुद करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हमें एक्स और वाई जेड के वैल्यूज़ यहाँ पर लिखने हैं। 2 मैट्रिसेस है हमारे पास, यहाँ पे 2 मैट्रिसेस। देखो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है। मैंने इक्वलिटी में क्या कहा कि 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती है जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होंगे। अब देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो 4 होगा ये y के इक्वल होगा, मतलब y इक्वल टू 4। क्या ये z 3 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, z इक्वल टू 3। क्या ये x 1 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, x इक्वल टू 1। तो ये हमें निकालना था।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रखा, ये आप खुद करना। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। आप इसको भी जाते जाते इसको भी पढ़ेंगे, क्या होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो क्या होती है, बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो तरह की मैट्रिसेस आती है। क्या आती है? दो तरह की मैट्रिसेस। एक को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। एक को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर? देखो, जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से, अगर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है इस तरह से 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 0 2 4 0 0 1 0 0 1। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है जब भी आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा वो सब जीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि जब भी आपके पास डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे नीचे, वो सब क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है जब भी आपके पास डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। डायगोनल से नीचे क्या होगा? कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। ये होती है लोअर ट्रायंगुलर, ये होती है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अगर आपके पास मतलब इस तरह से होगा 0 1 2 0 0 4 0 0 0, ये भी होगी क्या? अपर ट्रायंगुलर। क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हुए, तो इसका मतलब ये होता है अपर ट्रायंगुलर, होती है लोअर ट्रायंगुलर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था इसमें, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ तक हमने जो डिटर्मिनेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे क्वेश्चन के चांसेस आने के हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पर मैं एक और लेक्चर ले आऊँगा जिस पर हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो ताकि आपका जो ये सारा कुछ हमने अभी तक पढ़ा है मैट्रिसेस में या डिटर्मिनेंट में, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।